नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वाराणसी में G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक। दूसरे दिन श्री अन्न और अन्य प्राचीन अनाजों के उत्पादन से संबंधित पहल महाऋषि पर हुई चर्चा। G20 राष्ट्रों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने महाऋषि पहल का किया समर्थन। केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क का किया शुभारंभ। 1000 एकड़ में फैले लखनऊ पार्क में 10,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NSCG ने करीब 638 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 परियोजनाओं को दी मंजूरी। लगभग 407 करोड़ रुपए से यमुना की सहायक नदी हिंडन का होगा पुनरुद्धार। बैठक में बिहार और मध्य प्रदेश के लिए एक जल मल शोधन प्रबंधन परियोजना को भी मंजूरी। बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप। कई राज्यों में बदला गया स्कूल का समय। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा खत। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए काम के घंटों में बदलाव करने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में दूसरे दिन G20 के सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए महाऋषि पहल के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया और किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विस्तृत सेवा के लिए सहयोग देने में रुचि दिखाई। G20 के कृषि क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिकों की वाराणसी में हो रही बैठक के दूसरे दिन प्रतिभागी देशों ने बीजों के क्षेत्र में भारत की क्षमता को माना, जो अन्य देशों के लिए भी उपयोगी होगा। 3 दिवसीय बैठक की थीम स्वस्थ लोगों और पृथ्वी के लिए टिकाऊ कृषि तथा खाद्य प्रणाली है। बैठक में डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि मूल्य श्रृंखला पर और कृषि अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक निजी साझेदारी पर चर्चा हुई। बैठक में एक सत्र मोटा अनाज और अन्य प्राचीन खाद्यान्न अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल महाऋषि पर विचार विमर्श के लिए आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय बैठक में जलवायु परिवर्तन, मिट्टी और जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती के क्षेत्रों में सहयोग के लिए रुचि दिखाई गई। G20 की वाराणसी में चल रही बैठक में कृषि उत्पादों और मिलेट्स के स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर कृषि वैज्ञानिक उनकी गुणवत्ता के विषय में जानकारी दे रहे हैं। ऐसी ही कुछ जानकारियां IIVR के निदेशक TK बेहरा ने हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह को दी है। देखते हैं ये विशेष बातचीत। G20 की इस बैठक में काशी में खास तौर से स्टॉल लगाया है ICAR ने, जिसमें मिलेट्स जो कि महर्षि योजना का प्रस्ताव रखा गया है, मिलेट्स का ये स्टॉल है जिसमें कि जो मिलेट्स हैं भारत के, उनके बारे में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। जो G20 देशों के कृषि वैज्ञानिक आए हैं वो देख सकें, समझ सकें। उसके अलावा जो वाराणसी खास तौर से जाना जा रहा है इस समय सब्जियों के लिए, आज के डेट में जो वाराणसी की सब्जियां हैं, और यहाँ पे एक विश्व प्रसिद्ध आप कह सकते हैं एक इंस्टीट्यूट है IIVR, वो सब्जियों के बारे में यहाँ के किसानों को काफी जागरूक कर रहा है, जानकारी दे रहा है। काशी श्रेया है यहाँ पे, काशी नूतन है, काशी अमन है, कुफरी का नीलकंठ एक आलू भी है। हमारे साथ बात करने के लिए IIVR के डायरेक्टर हैं तुषारकांत बेहुरा जी। बेहुरा जी, ये जो G20 की बैठक है, इसमें अपनी सब्जियों को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या खूबियां हैं जो आप बता रहे हैं? देखिए, जो सब्जी की जो बात करते हैं, हमारे जो आज G20 का यहाँ पे हो रहा है कार्यक्रम, इसमें हमारे पूरे हॉर्टिकल्चर डिविजन्स में जो है, उसमें फल, सब्जी, फूल ये सब की लगा हुआ है। उसके साथ साथ स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स, सबकी एक स्टॉल अच्छा से हमने बनाया है। इसमें आप खास करके बात करेंगे सब्जियों का, तो सब्जी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हम लोग के पास काशी श्रेया है, काशी श्रेया का जब बात करते हैं कि इसमें से मिनरल्स जो है भरपूर है। इससे मिनरल जैसे आपका कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीज़ हमारा बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें बहुत सारे मिलता है। उसके साथ साथ हमारे खीरे जो है, सबसे अच्छे खीरे है काशी नूतन।
ये हमारा इंडियन जो स्लाइसिंग कुकुम्बर कहते हैं उसको लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और उसमें कूलिंग इफेक्ट, बॉडी का जो कूलिंग इफेक्ट आता है, इसी अभी गर्मी जो धूप हो रही है तो जितना खीरा खाएंगे आपका जो बॉडी है उसमें से आपको कूल महसूस करेंगे और स्वस्थ महसूस करेंगे, आपका भी थकान जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए ये सब जो सब्जी खाना जरूरी है। अभी हम कुफरी की बात कर रहे थे, जो हमारा सीपीआई है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, उनका एक प्रजाति भी है जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट जो मात्रा है सबसे ज्यादा है। उस एंटीऑक्सीडेंट से माध्यम से आपका जो हार्ट अटैक का डिजीज है उसको आप ये कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे जैसे अदरक है, हल्दी है, इसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी है और इसको इस्तेमाल करके पूरे अपना स्वास्थ्य को जो अच्छा रख सकते हैं। साइंटिस्ट हैं, कितना बढ़िया से बताया कि आप अगर ये नेनुआ है, ये तोरी है, खीरा है, इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो गर्मी में अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। ये उत्पाद हैं जो G20 के जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आए हैं भारत के इन उत्पादों से परिचित होंगे और हमें उम्मीद है कि विश्व स्तर पर ये जो सब्जियां हैं, काशी में खास तौर से जो IIVR अपने किसानों को जागरूक कर रहा है, निर्यात भी हो रही है कुछ सब्जियां, वो विदेशों में जाएंगी। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, वाराणसी, DD न्यूज। और केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क से उत्तर प्रदेश की कुशल जनशक्ति के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गोयल ने मंगलवार को लखनऊ में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अपैरल के अंतर्गत लखनऊ और हरदोई जिलों में 1000 एकड़ में एकीकृत वस्त्र पार्क का शुभारंभ करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं। गोयल ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को प्रदान किए गए अवसरों के बारे में बात करते हुए कहा कि योगी सरकार ने राज्य में लोगों को आजीविका प्रदान करने की सभी कोशिशें की, जो कि पीएम मित्र पार्क के सपने को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कुशल जनशक्ति कोयम्बटूर और देश की अन्य जगहों पर विभिन्न वस्त्र उद्योगों का आधार है। गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री के स्पीड, स्किल और स्केल के दृष्टिकोण का अनुसरण किया है। इसमें परियोजनाओं की निगरानी की जाती है, शासन की पारदर्शी व्यवस्था होती है, वर्तमान में चल रहे कार्यों का अवलोकन किया जाता है, अधिकारी और नेता कार्य पूरा करने की समय सीमा के प्रति जवाबदेह होते हैं। इन सभी कारणों ने उत्तर प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को जन्म दिया है। पीएम मित्र पार्क लखनऊ का कुल क्षेत्रफल 1000 एकड़ होगा, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है और इससे 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने की उम्मीद है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG ने करीब 638 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। NMCG के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई कार्य समिति की बैठक में परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें से लगभग 407 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाएं शामली जिले में प्रदूषण रोकथाम के लिए है, जिसका उद्देश्य यमुना की सहायक नदी हिंडन की सफाई करना है। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये परियोजनाएं समग्र हिंडन पुनरुद्धार योजना का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों के तहत 7 घाटों के विकास की एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इनमें दशाश्वमेध घाट और किला घाट, ज्ञान गंगा आश्रम घाट और सरस्वती घाट शामिल हैं। इन घाटों पर स्नान और पेयजल समेत विभिन्न सुविधाएं होंगी। NMCG ने बैठक में बिहार और मध्य प्रदेश के लिए एक जल मल शोधन प्रबंधन परियोजना को भी मंजूरी दी है। बिहार में इस परियोजनाओं से गंगा की सहायक नदी किउल नदी में प्रदूषित जल के प्रभाव को रोका जा सकेगा। मध्य प्रदेश की परियोजनाओं में यमुना की सहायक नदी शिप्रा में गंदे जल को आने से रोका जा सकेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में घाट विकास के लिए भी एक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें अखंड परमधाम घाट का निर्माण 2 करोड़ रुपए से अधिक लागत से किया जाएगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने संगठन से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का स्वामी भर्तक की ओर से साथ साथ थामे,
और ग्रामीण महिला का हाथ पर जोर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 तक 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का ये बेहतरीन प्रयास है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की दीदियों को स्टार्टअप से जोड़ने की भी पहल की जाएगी। और एक निवेदन अब करूंगा, ये जब जून में खत्म हो जाए अभियान, तो पेंशन का स्कीम चलना चाहिए दीदियों के। लाखपति दीदी, पेंशन युक्त दीदी, इनोवेटिव इनकम स्टार्टअप दीदी में भी अब हम चालू करेंगे। यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। लोग पारे की तपिश से परेशान हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखा है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए काम के घंटों में बदलाव करने की सलाह दी है। अप्रैल 2023 दिन मंगलवार, वैशाख का महीना। ये तारीख इसलिए भी दर्ज की जानी चाहिए क्योंकि देश के अधिकतर हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। अमूमन ये स्थिति मई के मध्य में होती थी, लेकिन अप्रैल का महीना पूरी तरह से तप रहा है और लू के प्रकोप से कई लोग पीड़ित हैं। मौसम विभाग भी आने वाले दिनों में गर्म हवाओं के प्रकोप की संभावना व्यक्त कर रहा है। पंजाब, हरियाणा, इन सभी इलाके में आपका हीट वेव रियलाइज हुआ है और सीवियर हीट वेव भी हुआ है। दैट मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से ऊपर है और डिपार्चर 6.4 से ऊपर है और साथ ही साथ वार्म नाइट भी रियलाइज हुआ है। हीट वेव थोड़ा थोड़ा सेंट्रल यूपी में भी आया है और सबसे ज़्यादा अगर हीट वेव का देखते हैं तो आपका ईस्ट इंडिया और ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादा इफेक्ट आया है। तो ईस्ट इंडिया में जैसे सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाके में अभी भी सीवियर हीट वेव चल रहा है। तो बाकी उड़ीसा और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में चने की आवक अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो 18 अप्रैल को राजकोट, कोटा और सूरतगढ़ मंडी में चने के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 अप्रैल को देसी चने का भाव रहा 4,825 रूपए। 18 अप्रैल को इसके भाव में 25 रूपए की गिरावट आई, भाव हो गया 4,800 रूपए। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 अप्रैल को चने का भाव था 4,500 रूपए। 18 अप्रैल को इसके सौदे 100 रूपए टूट कर 4,400 रूपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 18 अप्रैल को चना 4,550 रूपए पर बिका। वहीं सूरतगढ़ मंडी में 17 अप्रैल को चने का भाव था 4,631 रूपए। 18 अप्रैल को इसके सौदे 56 रूपए लुढ़क कर 4,575 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में चने के भाव की बात करें तो मंगलवार को इटावा मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,440 रूपए। बरेली मंडी में भाव रहा 5,775 रूपए। अलीगढ़ मंडी में चना 5,500 रूपए पर बिका। जबकि राज्य की ही गाजीपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,620 रूपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 136,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 17 अप्रैल को अरंडी का भाव रहा 5,905 रूपए। 18 अप्रैल को इसके भाव में 25 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,880 रूपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 अप्रैल को अरंडी का भाव था 5,955 रूपए। 18 अप्रैल को इसके सौदे 80 रूपए टूटकर 5,875 रूपए पर हुए। देहगांव मंडी में 17 अप्रैल को अरंडी का भाव था 5,997 रूपए। 18 अप्रैल को इसके भाव में 22 रूपए की नरमी आई और भाव 5,975 रूपए पर आ गया। गुजरात की दूसरी मंडियों में अरंडी के भाव की बात करें तो मंगलवार को जम्मूसर मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,600 रूपए। रावर मंडी में भाव रहा 5,905 रूपए। कालोल मंडी में अरंडी 6,025 रूपए पर बिकी, जबकि वांकानेर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,700 रूपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात अरंडी की करें तो इस साल देश में अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 15,08,000 टन अरंडी पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 16,11,000 टन से 1,03,000 टन कम है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसमी किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। दक्षिणी गुजरात में इस समय मौसम को देखते हुए किसान गन्ने के खेतों में 15 से 17 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें या पानी बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाकर 2 क्यारियों के बीच में मल्चिंग करें। दक्षिणी गुजरात में ही धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही धान, मूंग और उड़द के खेतों में हाथों से निराई करें। यही समय किसान दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद खाली जगहों को भरने का काम करें। इसके अलावा 45 दिनों की हो चुकी दलहनी फसलों में निराई और जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में ही ये मौसम भिंडी, ग्वारफली और लोबिया की बुआई के लिए अनुकूल है। यही समय तैयार परवल और कुंदरू की तुड़ाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ जल्द से जल्द अरहर की कटाई कर ले। मध्य गुजरात की बात करें तो यहाँ केले के बागों में मौसम और मिट्टी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। इसके साथ ही किसान केले के सूखे पत्तों को हटाए और बागों के बाहर उसे जला दे। इसके साथ ही यहाँ बैंगन, टमाटर, मिर्च, बाजरा, भिंडी, लोबिया, मूंग और तिल के खेतों में सिंचाई करें। इसके साथ ही खेतों से खरपतवार हटाए। मध्य गुजरात में ही इस समय धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यही तैयार गेहूं, मक्का और अरहर की कटाई कर ले। इसके साथ ही यहाँ कपास की चुनाई करें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय मूंगफली, मूंग, लोबिया और बाजरा के खेतों से खरपतवार बाहर निकालें। इसके साथ ही यहाँ फलों के छोटे पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए तनों को सफेद रंग से रंगे और उसके चारों ओर मिट्टी चढ़ाएं। उत्तरी गुजरात में ही इस समय तैयार पपीते की तुड़ाई करते रहें।
30 सेंटीमीटर और और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल रहे हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट ने पुलिस की मांग मानते हुए तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने INS मीडिया धन शोधन मामले में कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम और अन्य की 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। जम्मू विश्वविद्यालय में यूथ 20 कंसल्टेशन ऑन पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन यूशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर का आज आगाज हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। जहां राजधानी शिमला में झमाझम बारिश हुई, वहीं अटल टनल रोहतांग में ताजा बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम 24 अप्रैल से खुल जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने कहा कि मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के पास कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण उस मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है कि जिसमें कहा गया था कि भारत अपने जटिल नियमों को बदलने के लिए प्रत्यक्ष कर कानूनों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। भारतीय रेलवे केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को स्पेशल में हम आप पहुंचे हैं अटापड़ी। साथ ही जानेंगे केरला के अटापड़ी में रहने वाले आदिवासियों ने श्री अन्न को अपनाकर कैसे किया अपने जीवन स्तर में सुधार। तमिलनाडु के कोयम्बतूर और केरला के अटापड़ी से देखिए कृषि स्टार्टअप मिलेट स्पेशल 8 अप्रैल से 6 मई हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है अटल है वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान। सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।